तो उस लड़की से क्या प्रॉब्लम है? जब देखो उस पर चिल्लाती रहती है। कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है क्या? मंजू ने रुद्रम की तरफ देखते हुए मायूस आवाज में कहा, वो उनकी बेटी ही नहीं है ना, इसलिए ऐसा करती है। और उन्हें लगता है कि पंखुड़ी दीदी की वजह से उन्होंने अपना बेटा खो दिया। उन्हें अशुभ मानती है वो, इसलिए गांव में कोई आज उनका मुंह नहीं देखता। रुद्रम को कुछ समझ नहीं आया। तुम क्या बोल रही हो? साफ साफ बोलो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर पंखुड़ी की वजह से उनका बेटा कैसे मार सकता है? और बाकी के गांव वालों को क्या दिक्कत है? रुद्रम ने कंफ्यूजन से पूछा। मंजू ने फिर रुद्रम की तरफ देखते हुए कहा, दरअसल पंखुड़ी दीदी से शादी के 1 साल बाद ही गोपाल भैया की मौत हो गई थी। गोपाल भैया ताई जी के इकलौते बेटे थे। पंखुड़ी दीदी को सजा के तौर पर वो यहाँ उन्हें नौकर जैसी रखती हैं। विधवा है, इसीलिए आज के दिन वो गांव के बाहर खेत में ही रहती है। यहाँ के गांव वाले इतने बेवकूफ हैं कि उन्हें सच में मनहूस बोलते हैं, इसलिए आज उनका कोई चेहरा नहीं देखना चाहता। समझ नहीं आता उन बेचारी की क्या गलती थी। वही पंखुड़ी के बारे में जानने के बाद रुद्रम के चेहरे के तो एक्सप्रेशंस ही गायब हो गए। वही दूसरी ओर शुभार्थ जब फ्लैट पर वापस आया तो उसने चारों तरफ नजर घुमाई। ज्वाला कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसके हाथ में इस वक्त चॉकलेट कुकीज थी जो ज्वाला को बहुत पसंद थी। वो चाहता था कि व्रत खोलने के बाद वो अपनी फेवरेट चीज खा ले। मैम, शुभार्थ ने आवाज लगाते हुए कहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। मैम कहाँ हैं आप? शुभार्थ ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो तो एकदम से घबरा गया था कि आखिर ज्वाला उसे बिना बताए कहाँ चली गई। वो थोड़ा घबराहट लिए हुई यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लगा, लेकिन जैसे ही कमरे में आया उसकी सांसें थम सी गई थीं। ज्वाला लाल नेट वाली साड़ी में आईने के आगे तैयार हो रही थी। उसके खूबसूरत कर्व्स नेट में से नजर आ रहे थे। कमरबंद तो उसकी कमर की खूबसूरती और बढ़ा रहा था। शुभार्थ की तो उसे देख सांसें ही रुक गई थी। ज्वाला के पेट का तिल नेट वाले पल्ले से साफ नजर आ रहा था, जिसे देख शुभार्थ तो कंट्रोल खोने लगा था। वो जल्दी से पलटकर खड़ा हो गया। क्या करूं इनका? हर वक्त मेरे कंट्रोल का टेस्ट लेती रहती हैं ये। कैसे रहूंगा आज इनके साथ? मुझे डर है आज इनके साथ। नो शुभार्थ, कंट्रोल। शुभार्थ इतना कहा थम गया और खुद को शांत करने लगा। आ गए तुम? चांद भी आ गया है। चलो व्रत खोल लेते हैं। और तुम उधर क्या देख रहे हो? मैं यहाँ हूँ, मेरी तरफ देखो। ज्वाला ने शुभार्थ की ओर पलटकर बोला। अरे मैम समझो, आपको देखा तो व्रत को छोड़ के सब खुल जाएगा। शुभार्थ ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो। और मैंने बोला ना, पीछे मुड़ो। तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे? ज्वाला ने सब जान के भी अनजान बन बोला, पर शुभार्थ नहीं मुड़ पाया। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? शुभार्थ, तुम्हारे लिए ही तो तैयार हुई हूं मैं, और तुम एक नजर देख भी नहीं रहे। प्लीज पीछे मुड़ो। ज्वाला ने शुभार्थ के पीछे आ खड़े होते हुए कहा। जब शुभार्थ इतनी रिक्वेस्ट पर भी नहीं मुड़ा तो ज्वाला हल्का गुस्सा हो गई। तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो अब मैं। ज्वाला ने हल्के गुस्से से इतना ही कहा था कि शुभार्थ भी लगभग रो देने वाली आवाज में उसकी ओर पलटते हुए फ्रस्ट्रेशन से बोला, और आप जो मेरी नीयत खराब कर रही हो उसका क्या? ज्वाला के चेहरे पर तो एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अपनी बाहें शुभार्थ के गले में डालते हुए कहा, मतलब मिस्टर रोबोट को भी कुछ होता है। वही ज्वाला की बात सुनकर शुभार्थ ने अपनी पलकें झुका ली और मुस्कुरा दिया। थैंक गॉड, मेरा बॉयफ्रेंड नॉर्मल ही है। ज्वाला ने थोड़ा ड्रामा करते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर राहत भरी सांस छोड़कर कहा। क्या मतलब? शुभार्थ ने थोड़ा कंफ्यूजन के साथ ज्वाला की तरफ देखते हुए पूछा। ज्वाला ने उसके थोड़ा और करीब आते हुए उसकी नाक से नाक टच करके कहा, पिछले 5 दिनों से देख रही हूँ, इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ है लेकिन तुम कुछ करते ही नहीं हो, तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारा वो वाला सिस्टम ही खराब है। वही शुभार्थ की आंखें उसकी बात सुनकर बड़ी हो गईं और उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मैम आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरा कुछ खराब नहीं है। ज्वाला तो एकदम से जोर जोर से हंसने लगी थी। शुभार्थ बेचारा इस वक्त शर्म में पानी पानी हो गया था, लेकिन इस ठरकुली लड़की को कोई शर्म नहीं थी।
धीरे धीरे उसका ध्यान ज्वाला की उस खूबसूरत हंसी पर आ गया। एक तो वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से उसकी वो खिलखिलाती हुई हंसी, वो बिल्कुल आज एक अप्सरा की तरह लग रही थी। शुभार्थ ने हाथ आगे बढ़ाकर ज्वाला की कमर से उसे अपने करीब खींच लिया। ज्वाला की हंसी तो एकदम से उसके गले में ही अटक गई थी। आपको देखकर तो मेरे पूरे सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लेकिन क्या करूं? कुछ बाउंड्रीज है मेरी। चलिए, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले आपका व्रत खोल लेते हैं। आपको भूख लगी होगी ना? शुभार्थ ने ज्वाला की नाक पर प्यार से किस करते हुए कहा। ज्वाला ने भी चांद को देखते हुए पूजा की और फिर छन्नी में से शुभार्थ के चेहरे को देखकर अपना व्रत खोला। शुभार्थ उसे अपने हाथों से पानी पिला रहा था। पानी तो ज्वाला पी रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो शुभार्थ की अपनी प्यास बुझ रही थी। वो कब से इस बात से बेचैन था कि ज्वाला ने कुछ खाया पिया नहीं था। ज्वाला फिर उसके पैर छूने के लिए झुकी ही थी कि तभी शुभार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने ज्वाला का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखते हुए कहा, आप मेरे सर का ताज हो मैम, मेरे पैर नहीं छू। सकती, मेरी पूरी बॉडी आपकी है, लेकिन मैं पैर छूने नहीं दे सकता आपको। आप इन हाथों से मुझे प्यार आने पर थाम सकती हो, गुस्सा आने पर मार सकती हो, लेकिन पैर छूने की इजाजत नहीं है आपको जान। शुभार्थ के मुंह से पहली बार जान सुन ज्वाला की आंखें हल्की नम हो आई थीं। आज पहली बार उसे लगा कि उसके लवर ने उसे बुलाया है, क्योंकि शुभार्थ या तो मैम बोलता था या फिर ज्वाला जी। उसके अलावा कभी प्यार से जान जन्नू बेबी किया ही नहीं। फिर से बोलोगे? ज्वाला ने थाली साइड रख शुभार्थ की कमर पर अपने हाथ लपेटते हुए धीमे से इमोशनली कहा। शुभार्थ ने उसके चेहरे को प्यार से हाथों में भर उसके चेहरे पर हर जगह चूमने लगा और हर किस के बाद वो धीरे से जान बोल रहा था। ज्वाला के चेहरे पर शुभार्थ की हर किस किसी ठंडी ओस की बूंद जैसे ठहर रही थी। आई लव यू शुभार्थ, बहुत प्यार हो गया है तुमसे। सुना था एक वजह काफी होती है प्यार के लिए, पर मैं पागल बिना वजह ही तुमसे बेहद प्यार करने लगी हूँ। प्लीज मुझसे कभी दूर मत जाना। ज्वाला ने शुभार्थ की पीठ पर उसकी शर्ट अपनी मुट्ठियों में कसते हुए कहा और उसके सीने से लग गई। सच तो यही है कि एक प्यार ही बेवजह होता है, बाकी वजह से निभाने को रिश्ते बहुत होते हैं। आपसे दूर होके मरना नहीं है मुझे। अब तो सांस में भी वही हवा चाहिए जो आपको छू कर आए। शुभार्थ ने ज्वाला को बाहों में और कसते हुए कहा। ज्वाला के चेहरे की स्माइल गहरी हो गई। उसने अपना सर शुभार्थ के सीने से उठाते हुए उसके चेहरे की तरफ देखकर कहा, क्या बात है मिस्टर रोबोट, तो मिस्टर रोमांटिक हो गए। लेकिन अगले ही पल वो थोड़ा सा परेशान हो गई, क्योंकि शुभार्थ की आंखों में आंसू थे। उसने तो कभी इस इंसान के चेहरे पर दुख के एक्सप्रेशंस तक नहीं देखे थे, और आज सीधा आंसू देख रही थी तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम, क्या हुआ? ज्वाला ने जल्दी से शुभार्थ के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा। बस आपसे बहुत प्यार हो गया है जान, शुभार्थ ने ज्वाला की आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में कहा, जिसमें उसका प्यार साफ झलक रहा था। ज्वाला ने अगले ही पल अपने पंजों पर उठते हुए शुभार्थ के होठों से अपने होंठ मिला लिए और दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में थामे हुए अपना पूरा प्यार उस एक किस में डालने लगे। दूसरी ओर शौर्य इस वक्त आंखें बड़ी कर सामने सरवनी को देख रहा था, जो किसी ईटिंग मशीन की तरह बस लगातार चल रही थी। देखने में तो माचिस की तीली है ये, लेकिन बाप रे, खाना तो मुझसे भी ज्यादा खा गई। शौर्य ने हैरान चेहरे से कहा, आप मेरे को ऐसे क्यों देख ले हो? आपको नहीं पता मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मेरे को बहुत भूख लगी, मेला पेटू बहुत लोया, कल मैंने अपना फास्ट नहीं तोड़ा। मैं चाहती हूँ आप हमेशा मेरे साथ रहो, सरवनी ने शौर्य की तरफ देखते हुए कहा। सरवनी की बात सुनकर
शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। उसे तो इस वक्त उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। तो मेरी लिटिल फेरी, तुमसे किसने कहा था ऐसे व्रत रखने के लिए? मेरे जीने के लिए तो तुम्हारा प्यार ही बहुत है, ऐसे खुद को तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी तुम्हें। शौर्य ने सर्वनी को अपनी गोद में खींचते हुए कहा। अले नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे तो बस तुम ठीक चाहिए हमेशा। अब तुम देखना, तुम सुपर हीरो बन जाओगे, तुमको कभी कुछ नहीं होगा। चलो थैंक यू बोलो मेको, मेरी वजह से तुम बहुत लॉन्ग लाइफ जियोगे। सर्वनी ने बड़ी मासूमियत से शौर्य की गोद में उछलते हुए बोला। शौर्य तो उसके मासूम से चेहरे में कहीं खो गया था। शौर्य से खुद पर और काबू नहीं हुआ और उसने आगे झुककर सर्वनी के होठों को हल्का सा किस कर लिया और बड़े प्यार से बोला, थैंक यू मेरी नन्ही परी। वही सर्वनी तो कुछ पल उसकी तरफ देखती रह गई। आपने मेरे को यहाँ किसी क्यों की? ऐसे तो मेले मुंह के बैक्टीरिया आपको लग जाएंगे, सर्वनी ने मासूमियत से कहा। शौर्य को तो बस हर पल उस पर और ज्यादा प्यार आ रहा था। नहीं जान, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तो तुम्हें थैंक यू बोल रहा था। अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ही थैंक यू बोलते हैं, समझी? शौर्य ने फिर से सर्वनी के होंठों पर लाइट सी किस रखते हुए कहा। समझ गई दोस्त, थैंक यू मेरे लिए आइसक्रीम लाने के लिए, सर्वनी ने शौर्य के होंठों पर प्यार से किस करते हुए कहा। ये तो बस शौर्य ही जानता था कि उसका दिल इस वक्त कैसा महसूस कर रहा था जब सर्वनी ने खुद उसे किस किया। बस इत्तू सा, थैंक यू। तुम्हारे घर वालों की नजरों से बचता हुआ बड़ी मुश्किल से आया हूँ तुम्हारे कमरे तक। बहुत रिस्क लिया है मैंने, इसीलिए थोड़ा अच्छा वाला लंबा सा थैंक यू दो, शौर्य ने सर्वनी की आंखों में देखते हुए कहा और उसके होंठों को अपने होंठों में भरते हुए बड़े प्यार से सक करने लगा। सर्वनी ने उसे रोका नहीं, पर वो जो कुछ महसूस कर रही थी सब उसके लिए नया था, इसलिए वो हैरान जरूर थी। कुछ ही देर में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वो शौर्य का किस फील करने लगी। वही गांव में पंखुड़ी इस वक्त खेत वाले कमरे में अकेली खिड़की के आगे खड़ी थी। उसकी आंखें इस वक्त बेबसी से चांद को देख रही थीं। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके टूटे दिल के टुकड़ों जैसे थे, जो चांद की रोशनी में चमक रहे थे। उसका दिल ये सोचकर बेहद दुखी था कि जहां आज पूरा गांव प्यार के रंगों में डूबा हुआ है, उसके नसीब में ये सफेद रंग क्यों लिखा था? उससे ऐसा क्या पाप हो गया था कि उम्र भर उसने एक बहू का, नंद का रिश्ता तो निभाया, लेकिन कभी किसी की पत्नी नहीं बन पाई। आज की रात सभी औरतें अपने पति के साथ वक्त बिताती थीं और वो बस सोचती रहती थी कि वो एहसास कैसा होता होगा। उसने बस कई बार औरतों की आहें सुनी थीं जो उसके अंदर बस एक अजीब सा खलीपन भर देती थी। आज मालिक भी जान जाएंगे कि मैं विधवा हूँ, पता नहीं उनका चेहरा कभी दोबारा देख पाऊंगी या नहीं। पता नहीं जो आंखें मुझे प्यार से देखा करती थीं, कल नफरत से भर गई तो मैं क्या करूंगी? मुझे उन्हें सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती? उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि उनसे दूर होने का डर लगने लगा। वो तो अब तक मुझे छोड़कर जा चुके होंगे, क्योंकि यहाँ तो आए ही बस मेरे लिए थे और मेरी सच्चाई जानने के बाद वो भला यहाँ क्यों ही रुकेंगे? पंखुड़ी आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन रुद्रम के बारे में सोच रही थी। मुझे याद कर रही हो फुलझड़ी? रुद्रम की आवाज पंखुड़ी को अपने कान के बेहद पास से सुनाई दी। पंखुड़ी एकदम से हड़बड़ा गई। वो पहले पीछे मुड़ने लगी, लेकिन फिर रुक गई। वो रुद्रम को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। पंखुड़ी ने इशारों से रुद्रम को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन उल्टा रुद्रम ने उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेटे हुए उसके कंधे पर सर रख लिया। सुबह से इस सुकून के लिए तड़प रहा हूँ फुलझड़ी, और तुम हो कि जाने के लिए बोल रही हो। पंखुड़ी अब रुद्रम को और ज्यादा धोखे में नहीं रखना चाहती थी। असल में उसे लग रहा था कि शायद रुद्रम को उसके विधवा होने के बारे में नहीं पता था, जबकि सच तो ये था कि रुद्रम पंखुड़ी के बारे में सब कुछ जान चुका था। पंखुड़ी ने रुद्रम को हल्का खुद से दूर धक्का दिया और इशारों में बोली, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो मालिक? मेरा चेहरा आप नहीं देखे तो ही अच्छा है। आपकी तो शादी भी नहीं हुई है, पूरी जिंदगी पड़ी है आपके सामने, और आप मेरा मनहूस चेहरा देखकर क्यों अपनी आने वाली शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो?
रुद्रम ने पंखुड़ी की बाजू से उसे बिल्कुल अपने करीब खींचते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। खबरदार, जो दोबारा से ऐसा कहा तो इस चेहरे का सुबह शाम सजदा करता हूं मैं। तुम्हें उसकी बुराई नहीं कर सकती। ये चेहरा मेरे जीने की वजह बन गया है फुलझड़ी, और अब इसी चेहरे को देखकर मैं अपना व्रत खोलूंगा। रुद्रम ने पंखुड़ी की तरफ देखते हुए कहा। वहीं ये जानकर कि रुद्रम ने आज उसके लिए व्रत रखा था, पंखुड़ी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थीं। पंखुड़ी ने हैरानी से इशारों में कहा, आपने मेरे लिए व्रत रखा था तो और किसके लिए रखूंगा जान। मुझे तुम्हारे साथ जीना है, ना एक पल ज्यादा ना एक पल कम। जिंदगी के हर पल में मुझे तुम मेरे साथ चाहिए, रुद्रम ने पंखुड़ी की आंखों में देखते हुए कहा। वहीं पंखुड़ी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वो एकदम से रोने लगी और उसने रुद्रम के सीने पर धक्का दे उसे हल्का पीछे करते हुए इशारों में कहा, मैं आपके साथ नहीं जी सकती। हो सकता है आप मुझसे गुस्सा हो जाओ, लेकिन मैं अब आपसे और नहीं छुपाना चाहती। मैं तो पहले ही आपको बता देना चाहती थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला, या शायद डर लगता था आपको खोने से। आप मेरी जिंदगी के पहले इंसान हो जिसने मेरे दुख को समझा, हमेशा मुझे मलहम लगाया, मेरा ख्याल रखा। आपके साथ बीते वो 5 दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। पर मैं ही अभागी हूँ, आपके लायक नहीं हूँ। मैं एक विधवा हूँ मालिक। लोग मुझे अशुभ समझते हैं, इसलिए आज के दिन मेरा चेहरा नहीं देखते। आप भी चले जाइए। पंखुड़ी अपनी बात कहकर सर झुकाए और रोने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था शायद उसने रुद्रम को हमेशा के लिए को दिया। उसने महसूस किया कि रुद्रम ने अपने कदम पीछे ले लिए थे, जो बात उसके दिल पर किसी खंजर की तरह लग रही थी। रुद्रम के दूर जाने का गम उसके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन वो इस वक्त उसके सामने ज्यादा कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। पर कुछ पल में उसे अपने हाथ पर एक हाथ महसूस हुआ। पंखुड़ी ने जो आंखें बंद कर ली थीं, उन्हें एकदम से खोलकर सामने देखा तो रुद्रम उसके सामने था। वो हैरानी से उसे देख रही थी, क्योंकि उसे तो लगा शायद वो चला गया। रुद्रम ने जो हाथ पकड़ा था उसको गिलास से लगाते हुए पंखुड़ी के हाथों से पानी पी लिया। पंखुड़ी अभी भी हैरानी से उसे देख रही थी। रुद्रम ने ग्लास साइड रख दिया और पंखुड़ी को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम विधवा हो या तुम्हारे 10 बच्चे हैं या 15 पोते हैं या कुछ और भी, बस तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो फुलझड़ी। वैसे बुरा मत मानना, ओके, पर सच कहूं तो गोपाल भैया को आई लव यू बोलने का मन कर रहा है, जो तुम्हें मेरे लिए छोड़ गए। सच कह रहा हूं, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, मुझे नहीं भी लग रहा है, क्योंकि मुझे तुम जो मिल रही हो। पंखुड़ी को तो उसकी बात पर हंसी आ गई थी। हाय, मेरी फुलझड़ी की मुस्कुराहट पर तो हजारों चांद फिदा है। उसने फिर थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ, तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि तुम रुद्रम सिंह राजावत का प्यार हो। मैंने अपने परिवार से बस इतना ही सीखा है, जिससे प्यार किया है उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हम कभी पीछे नहीं हटते। बस एक मौका दे दो फुलझड़ी। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, और यकीन करो बहुत ज्यादा अच्छे से प्यार करूंगा कि तुम खुद बोलोगी और चाहिए। रुद्रम ने पंखुड़ी की तरफ देखते हुए शरारत से कहा। वही पंखुड़ी बेचारी तो शर्मा गई थी। उसने रुद्रम को हल्का पीछे धक्का दे दिया और दूसरी तरफ पलट गई। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अरे इतना शर्माओगी तो प्यार कैसे करूंगा जान, रुद्रम ने पंखुड़ी के ब्लाउज की डोरी खींच खोलते हुए कहा। पंखुड़ी हड़बड़ाते हुए दोबारा से रुद्रम की तरफ मुड़ गई। अभी अभी तुम्हारे गांव की एक और प्रथा के बारे में सुनकर आया हूँ, सच कहूँ तो यही एक मुझे अच्छी लगी। रुद्रम ने पंखुड़ी के ब्लाउज को हल्का कंधे से नीचे खींचते हुए कहा। पंखुड़ी ने शर्माते हुए अपना हाथ आगे करना चाहा, लेकिन रुद्रम ने उसे खिड़की से लगा उसके हाथ सर के ऊपर पकड़ लिए। उस गांव के पुराने लोगों की प्रथा थी कि आज की रात पति पत्नी को एक जरूर होना चाहिए, उससे उनका रिश्ता और मजबूत होगा। क्या तोड़ देगी पंखुड़ी रुद्रम के साथ हर हद। डन। रुद्रम ने पंखुड़ी को खिड़की से लगाया हुआ था
और उसकी गर्दन पर प्यार से सक करता हुआ किस कर रहा था। पंखुड़ी बेचारी चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। वो हल्के खुले होंठों से आहें ले रही थी। हालांकि वो पूरी कोशिश कर रही थी ऐसा ना करे, उसे इन आहों की वजह से बेहद शर्म भी आ रही थी। उसका खुला हुआ ब्लाउज कंधों पर ठहरा हुआ था। उसने आज इनरवेयर नहीं पहनी थी, जिसका उसे इस वक्त बहुत अफसोस भी हो रहा था। पर वो बेचारी क्या जानती थी कि रुद्र की बेशर्म औलाद मिस्टर रुद्रम सिंह राजावत आज अचानक ऐसे उसका ब्लाउज खोल देगा। रुद्रम का एक हाथ पंखुड़ी के दोनों हाथ अभी भी उसके सर के ऊपर पकड़े हुए था और दूसरा उसके सीने को प्यार से सहला रहा था। अंदर आती ठंडी हवा उसकी ऊपर बॉडी को सॉफ्ट के साथ साथ बर्फ सी ठंडी कर रही थी, जिस पर रुद्रम के गर्म हाथ अलग सा जादू कर रहा था। रुद्रम के होंठ पंखुड़ी की गर्दन से होते हुए उसके सीने पर आ गए। रुद्रम उसकी सॉफ्ट स्किन को होंठों के बीच ले हल्का सक कर रहा था, फिर लिक करता हुआ किस कर रहा था। पंखुड़ी की आहें हल्की तेज होने लगी थीं। उसने कभी वो एहसास महसूस नहीं किए थे। रुद्रम ने उसके हाथ छोड़ दिए और बड़े प्यार से उसकी कमर पर हाथ लपेटते हुए बड़ी सॉफ्टली उसके सीने को होंठों में भर लिया। पंखुड़ी की गर्दन पीछे को झुक गई। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई थीं। उसके हाथ रुद्रम की पीठ पर आ टिक गए। रुद्रम ने कुछ पल बाद अपने सीने से अलग करते हुए पंखुड़ी को देखा। उसे इस वक्त वो बेहद हसीन लग रही थी। पंखुड़ी के हल्के बिखरे बाल चेहरे पर थे। चेहरे पर रुद्रम के प्यार को और महसूस करने की चाहत और बेचैनी। हल्के खुले होंठ, तेज सांसों से उठता गिरता बदन। वो रुद्रम के वाइल्डेस्ट ड्रीम से निकली उसकी फैंटेसी गर्ल लग रही थी। रुद्रम ने पंखुड़ी की बेचैनी शांत करने के लिए उसके माथे पर किस किया और कुछ देर अपने होंठ वहीं रहने दिए। पंखुड़ी की बेकरार सांसें कुछ शांत हो गई। रुद्रम ने उसके चेहरे को प्यार से देखते हुए उसके चेहरे पर बिखरे बाल कान के पीछे कर उसके नाक पर प्यार से किस कर लिया। ओए फुलझड़ी आंखें खोलो ना यार, मुझे इन आंखों में अपना अक्स देखा है। रुद्रम ने बेहद प्यार से पंखुड़ी की आंखों पर किस करते हुए कहा, लेकिन पंखुड़ी ने उल्टा मुंह फेर लिया पर आंखें नहीं खोली। रुद्रम ने फिर उसकी गाल को चूमते हुए पूछा, आंखें नहीं खोलोगी जान? पंखुड़ी ने हल्का मुस्कुराते हुए नामे सर हिला दिया। रुद्रम के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई। उसने अगले ही पल पंखुड़ी को गोद में उठा लिया। पंखुड़ी ने आंखें और कस के बंद कर ली। रुद्रम उसे वहां पास ही बिछा रखी चादर पर ले आया। उसने पंखुड़ी को बेहद प्यार से लिटाया। पंखुड़ी फिर बेचैनी से खुद को आंखें खोलने से रोक नहीं पाई, पर सामने का नजारा देख उसकी सांसें अटक गई। रुद्रम ने अपनी नकली दादी मूंछ और कुर्ता निकाल दिया था। चांद की रोशन में उसकी मुस्कुलर बॉडी चमक रही थी। वो शर्म से अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छिपा पलट गई। रुद्रम के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो अगले ही पल पंखुड़ी की कमर पर अपना हाथ स्लाइड करता हुआ उसके ऊपर झुक गया। उसने प्यार से पंखुड़ी के बाल एक तरफ करते हुए उसकी गर्दन पर होंठ दबा दिए। पंखुड़ी ने चादर कसकर अपनी मुट्ठी में भर ली। रुद्रम बेहद प्यार से उसकी कमर को सहलाते हुए उसकी पीठ के हर इंच को अपने होंठों से नाप रहा था। रुद्रम ने उसका ब्लाउज बिल्कुल निकाल दिया और उसकी कमर, कंधों, पीठ को बेहद प्यार किया। आज पंखुड़ी भी उन एहसासों से गुजर रही थी जिनके बारे में वो बस अक्सर सिर्फ सोचती थी। आज उसे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया था कि जो आहें वो सुनती थी वो किस वजह से थी। रुद्रम ने उसे फिर से अपनी तरफ पलट लिया और उसके होंठों को बेहद प्यार से किस किया, मानो कोई कॉटन कैंडी को बाइट कर रहा हो। होंठों के बाद उसके होंठ गर्दन से पिसल कर दोबारा पंखुड़ी के सीने को छकने लगे। पंखुड़ी के हाथ उसके बालों में आ गए थे। वो और अटेंशन के लिए रुद्रम को करीब खींच रही थी। रुद्रम का एक हाथ उसके बेली बटन को ट्रेस करते हुए पंखुड़ी को मानो बिजली के झटके दे रहा था। रुद्रम ने पंखुड़ी के सीने पर अपना जादू करते हुए ही उसकी स्कर्ट की डोरी भी खोल दी। उसका जब पेट से नीचे फिसला तो पंखुड़ी एकदम से डर गई। वो हल्का कांप गई। रुद्रम ने जल्दी से उसके बालों में हाथ स्लाइड करते हुए कहा, शांत हो जाओ फुलझड़ी, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें तकलीफ कभी नहीं दूंगा मैं, बस मुझे महसूस करो जान।
पंखुड़ी पहले तो डर रही थी, पर फिर उसके चेहरे की घबराहट शर्म और सुकून में बदल गई। रुद्रम ने पंखुड़ी की गाल पर प्यार से किस करते हुए कहा, तुम तो बाहर और अंदर दोनों तरफ से हॉट हो जान। पंखुड़ी ने रुद्रम के कंधे पर हल्का मारते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा दिया। अरे, अगर इतने में ही शर्मा जाओगी तो आगे जो मैं करूंगा उससे तुम्हारा क्या होगा फुलझड़ी? बच्चे भी तो चाहिए हमें। रुद्रम ने पंखुड़ी के कंधे पर किस करते हुए कहा। पंखुड़ी बेचारी तो शर्म में मेरी जा रही थी, लेकिन इस बेशर्म को तो शर्म ही नहीं आ रही थी। मैं आज रात तो कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिस वजह से तुम्हें कल कोई पछतावा हो। पूरी तरह से तुम्हें अपना तभी बनाऊंगा जब तुम मिसेस रुद्रम सिंह राजावत बन जाओगी। फिर फर्स्ट नाइट मनाऊंगा तुम्हारे साथ फुलझड़ी। लेकिन आज तुम्हें बिना सेटिस्फाई किया भी तो नहीं छोड़ सकता जान। रुद्रम ने थोड़ा और गहराई में उतरते हुए कहा। पंखुड़ी बस रुद्रम के सीने में अपना चेहरा छुपा उसे महसूस करती रही। दूसरी ओर आर्या इस वक्त बालकनी में खड़ी थी। चांद सर के ऊपर आ गया था, लेकिन उसका चांद अभी तक नहीं आया था। सर्वस्व किसी काम से बाहर गया था। उसने तो कहा था कि वो चांद निकलने से पहले आ जाएगा, लेकिन अब तो चांद निकले भी 2 घंटे हो चुके थे, पर वो अभी तक नहीं आया था। आर्या का चेहरा पूरा उतर गया था। आप कहाँ हो जी? आर्या ने उदासी भरी आवाज में ठंडी आह छोड़ते हुए कहा। उसका दिल कहीं ना कहीं घबरा भी रहा था कि कहीं सर्वस्व को कुछ हो ना गया हो। पहले उसने सोचा कि वो सर्वस्व को फोन कर ले, लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि उसके पास तो फोन ही नहीं था और ना ही वो सर्वस्व का नंबर जानती थी कि लैंडलाइन से ही कर ले। आज उसे सच में महसूस हो रहा था कि शादी के ऑलमोस्ट 1 महीने बाद भी उनका रिश्ता इतना मजबूत नहीं था जितना होना चाहिए था। सच तो ये था कि जब उन दोनों में नजदीकी आने लगी थी, जब आर्या उस पर यकीन करने लगी थी, तभी वो हादसा हो गया, जिसके बाद आर्या अपने आप में ही गुमसुम रहने लगी थी। हालांकि उसकी हालत इतनी नहीं बिगड़ी, क्योंकि सर्वस्व उसके साथ था। उस लड़के ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा, हमेशा उसका ध्यान यहाँ वहाँ लगाए रखा, उसका हमेशा ख्याल रखा, यहाँ तक कि उसे प्रॉब्लम ना हो इसके लिए कभी उसे छुआ भी नहीं। मुझसे अब आपसे और दूर नहीं रहा जा रहा है जी। प्लीज घर लौट आइए ना पति जी, मुझे आपसे बात करनी है। आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आर्या ने आंसू बहाते हुए चांद की तरफ देखकर कहा। वही फार्म हाउस से थोड़ी ही दूर एक गाड़ी रुकी हुई थी। उसमें से बैठा शख्स उसे तिरछी मुस्कुराहट लिए देख रहा था। तुम्हें क्या लगा था? मेरी बेटी की जगह लेने के बाद मैं तुम्हें चैन से जीने दूंगी। जब तक मैं हूँ तुम कभी सुखी नहीं बच सकती। तुम्हारी माँ ने मेरी जगह ली और अब तुम मेरी बेटी की खुशियाँ निगलने आ गई। मजबूरी में तुम्हारी शादी तो मैंने सर्वस्व के साथ होने दी थी, लेकिन उसके साथ घर नहीं, बेसन दूंगी मैं तुम्हें। जो जगह मेरी बेटी की है उसी को मिलेगी। गाड़ी में बैठी मिसेस जिंदल ने नफरत से आर्या की तरफ देखते हुए कहा। उस दिन जो हादसा आर्या के साथ यूनिवर्सिटी में हुआ था, वो भी मिसेस जिंदल की ही चाल थी। उनके भेजे हुए कुछ लड़कों ने ही आर्या को परेशान किया था, जिसकी वजह से उसे फिर से पैनिक अटैक आने शुरू हो गए। मिसेस जिंदल अच्छे से जानती थी कि अगर आर्या की ऐसी हालत होगी तो सर्वस्व चाहकर भी उसे छू नहीं पाएगा। उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो पाएगा और फ्रस्ट्रेशन में आकर सर्वस्व उसे छोड़ देगा। आज भी अगर सर्वस्व करवा चौथ पर टाइम पर नहीं आ पा रहा था तो इसमें भी उन्हीं की चाल थी। आर्या के साथ उनकी अपनी एक जिद थी, जिस वजह से उन्होंने हमेशा आर्या को बुरी से बुरी जिंदगी दी। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि सर्वस्व उसकी जिंदगी में आया, पर अब तो वो उसकी शादीशुदा जिंदगी में भी आग लगाने को तुली हुई थी। इंतजार करते करते 1:00 बज गया था, लेकिन सर्वस्व नहीं आया। पर आर्या ने उम्मीद नहीं छोड़ी। चांद जब तक उसकी आंखों के सामने था, वो तब तक सर्वस्व का इंतजार करने को तैयार थी। तभी सर्वस्व की गाड़ी गेट से अंदर आई। आर्या जल्दी से बालकनी से निकलकर नीचे आ गई। वो सीढ़ियों से उतरी ही थी कि सामने का नजारा देखकर उसके पैर रुक गए। सर्वस्व इस वक्त बुरी तरह से नशे में धुत लग रहा था। आर्या को उसके पास जाने में भी डर लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि नशे की हालत में एक आदमी कुछ भी कर सकता है। वही शिमला में
खाना खाने के बाद ज्वाला शुभार्थ के साथ ठंडी चांदनी में छत पर ही बैठी हुई थी। दोनों एक दूजे का हाथ थामे हुए अपने फ्यूचर की बातें कर रहे थे। ज्वाला को ये पल बहुत खूबसूरत लग रहे थे क्योंकि शुभार्थ आज दिल खोलकर उससे बातें कर रहा था। आज उसके चेहरे पर हर एक एक्सप्रेशन था। जिस लड़के से ज्वाला 1 महीना पहले मिली थी वो तो कहीं गायब हो गया था। अब शुभार्थ का चेहरा उसे सुकून देता था, ना कि फ्रस्ट्रेशन। वैसे मिस्टर रोबोट, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? ज्वाला ने शुभार्थ के कंधे पर सर रखे हुए पूछा। शुभार्थ ने एक मुस्कुराहट के साथ उसके हाथ पर चूमते हुए कहा, जब आपको मुझसे हुआ था तभी हो गया। वही ज्वाला ने कंफ्यूजन से अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे तुमसे प्यार कब हुआ? शुभार्थ हल्का सा उसकी तरफ मुड़ गया और उसने ज्वाला के चेहरे पर आए बाल उसके कान के पीछे करते हुए उसकी गाल पर अपनी हथेली टिका दी। जानता हूँ, आपको पता है, मैं बोलता चाहे कुछ नहीं पर समझता तो सब हूँ, शुभार्थ ने एक स्माइल के साथ कहा। ज्वाला ने भी ठीक से उसकी तरफ मुड़ पूछा, क्या समझ आया तुम्हें? जरा मुझे भी बातों मिस्टर समझदार। आप कहती थी कि आपको मेरी इस खामोशी से नफरत है, मेरे इस एक्सप्रेशंस चेहरे से नफरत है, लेकिन आपका दिल हमेशा इसके पीछे की वजह जानना चाहता था। जब आप मेरे घर आए आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया था। आपको पहले तो मुझ पर दया आई, इसीलिए आपने मेरा ख्याल रखा, लेकिन फिर जैसे आपका दिल मेरे दिल से जुड़ गया था, मुझे जरा सी तकलीफ होती तो दर्द आपको होने लगा। आप मुझे और जानना चाहते थे, मेरे पास आना चाहते थे, मुझे थामना चाहते थे ताकि मुझे टूटने से बचा सके, मुझे सीने से लगा सकूं देना चाहते थे और कहना चाहते थे कि आप मेरे साथ हो। आप मेरी तन्हाइयों में मेरा साथी बनना चाहते थे। धीरे धीरे शायद आप मेरे अंदर के अकेलेपन से जुड़ गए। कुछ हिस्सा आप में टूटा हुआ था जिसे मेरे टूटे हिस्से से मिलाकर आप हम दोनों को पूरा करना चाहते थे। ज्वाला बस हैरानी से शुभार्थ को देख रही थी क्योंकि उसकी कहीं हर बात सच थी। मुझे नहीं पता कि आपके दिल में प्यार है या हमदर्दी, पर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान। शुभार्थ ने इतना ही कहा था कि ज्वाला ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, हमदर्दी उसे दिखाई जाती है जिसे जरूरत हो। तुम अकेले थे, बिखरे थे, पर बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मुझसे भी ज्यादा। तो मैं तुम्हें क्या ही समेटूंगी, तुम खुद जिंदगी को समेटे हुए हो। ये सच है, मैं तुम्हें जानना चाहती थी। ये भी सच है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानकर बहुत बुरा भी लगा, लेकिन मैं तुम्हें दया नहीं दिखाना चाहती थी। आई एम नॉट मदर टेरेसा, बल्कि मैं तो तुम्हारा हमदर्द बन खुद को जीने की एक वजह देना चाहती थी। तुम मुझे ही देख लो ना जान, मैं तो कभी मुस्कुराती नहीं थी, किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं बदल गई। शायद पहले से ही तुम मेरे दिल का एक टुकड़ा थे जो मुझसे बिछड़ गया था, और आज मिला है तो मैं फिर से जीने लगी हूँ, मुस्कुराने लगी हूँ, प्यार करने लगी हूँ। तुम ज्वाला की ताकत हो जान, तुमसे तो मैंने जीना सीखा है, तो एहसान तो तुम्हारा हुआ ना मुझ पर। मैं तुमसे अब और दूर नहीं रहना चाहती। कल मेरे साथ चलो, मैं अपनी फैमिली से तुम्हारे बारे में बात करना चाहती हूँ। जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी? शुभार्थ ने एकदम से बड़ी बड़ी आंखों से कहा। ज्वाला ने मासूम सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारे साथ अब ऐसे चुपके से नहीं रहना। मुझे हर हक से तुम्हारे साथ रहना है, रात को भी तुमसे दूर नहीं होना, नहीं तो तुम मुझे रोज रूम से निकाल देते हो। पर मैम, अभी मैं शादी नहीं कर सकता आपसे। डन। ज्वाला हैरानी से शुभार्थ को देख रही थी। उसने फिर एकदम से शुभार्थ का कॉलर पकड़ अपनी ओर खींचते हुए कहा, क्यों शादी नहीं कर सकते तुम मुझसे? शुभार्थ, मुझसे दूर गए तो जान ले लूंगी, समझे? आपसे दूर जाके मैं वैसे ही मर जाऊंगा। एक आप ही तो हो जिसने मुझे रोबोट से इंसान बनाया है। रूह हैं आप मेरी। मैं तो बस इसलिए बोल रहा था कि अभी मेरा कोई स्टेटस नहीं है, पहले आपके लायक बनना चाहता हूँ ताकि अपने दम पर अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं, आपको वो लाइफ दे सकूं जो आप डिजर्व करते हो। शुभार्थ ने ज्वाला के चेहरे पर प्यार से हाथ रख कहा और फिर उसका माथा चूम लिया। ज्वाला जी का गुस्सा तो उसके मिस्टर रोमांटिक की बात पर एकदम से शांत हो गया। तुम उसकी चिंता मत करो,
तुम्हारे सक्सेस तक मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारी बीवी बनके। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। जब भी तुम थक जाओगे मैं तुम्हें मीठी सी किसी देकर याद दिलाऊंगी कि तुम्हें अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करनी है। तुम्हें बाहों में सुलाऊंगी और सारी टेंशन थकान खुद में खींच लूंगी। ये तो एक बीवी बनके ही कर पाऊंगी ना। ज्वाला ने शुभार्थ की गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा और उसकी नाक पर किस कर लिया। शुभार्थ की आंखें भीग चुकी थीं। उसने अगले ही पल ज्वाला को करीब खींच लिया और उसे किस करने लगा। एक डीप और प्यार से भरी किस के बाद शुभार्थ ने उसके माथे से माथा लगाए हुए कहा, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। और ज्वाला ने एक स्माइल के साथ कहा, और मुझसे प्यार करने के लिए। शुभार्थ ने ज्वाला की नाक पर किस करने के लिए। और ज्वाला ने शुभार्थ की टी शर्ट के अंदर अपना हाथ स्लाइड करते हुए कहा। शुभार्थ की सांसें थमने लगी थीं। उसने गला साफ करते हुए कहा, और आपको सो जाना चाहिए। ठीक है, चलो बेडरूम में। आज बहुत थक गई हूँ, मुझे तुम्हें हक करके तुम्हारी बाहों में सोना है। ज्वाला ने शुभार्थ की गर्दन में चेहरा छुपाते हुए बोला। वो जानबूझ के अपनी नाक शुभार्थ की गर्दन पर चला रही थी। शुभार्थ बेचारे के सिस्टम में आग लग चुकी थी। वो जल्दी से ज्वाला को खुद से दूर कर खड़ा हो गया। मैम, मैं आपके साथ नहीं सो सकता। आप अपने कमरे में सो जाओ, शुभार्थ ने लाल गालों के साथ कहा। ज्वाला ने खड़े होकर अपनी बाहों का हार उसकी गर्दन में डालते हुए कहा, साथ नहीं सो सकते तो मेरे ऊपर सो जाओ जान। मैं वैसे भी नहीं। शुभार्थ ने अटकती हुई सांसों से इतना ही कहा था कि ज्वाला फिर बोली, अच्छा वैसे भी नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर सो जाती हूँ। मैम आप। शुभार्थ ने हकलाते हुए इतना ही कहा, हाँ बिल्कुल, बस तुम और मैं और ये रात। अच्छा चलो ना मेरी ना तुम्हारी, आधी रात तुम ऊपर रहना, जब मैं थक जाऊंगी तो मैं तुम्हारे ऊपर आ। शुभार्थ का सब्र टूट गया। उसने जल्दी से ज्वाला से दूर होते हुए कहा, मैम आप ये कैसी बातें कर रहे हो। शुभार्थ का दिमाग तो सोने की जगह ज्वाला के साथ वैसे गुट्टरगू करने का पूरा प्लान इमेजिन कर चुका था। कैसी बातें, मैं तो बस सोने का बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हारा दिमाग शायद कुछ और। ज्वाला ने इतना ही कहा था कि शुभार्थ ने छोटे बच्चे की तरह इरिटेट होते हुए कहा, मैं वैसा कुछ नहीं सोच रहा। कैसा नहीं सोच रहे तुम। ज्वाला ने इनोसेंट सा फेस बनाते हुए सोचा, मैम आप मुझे गॉड नाइट, मैं जा रहा हूँ, आप भी अपने कमरे में जाऊं। शुभार्थ ने लगभग भागते हुए कहा, अरे तुमने तो बताया ही नहीं, कैसा नहीं सोच रहे थे। अरे रुको शुभार्थ, बताओ तो। ज्वाला ने शुभार्थ की ओर देखते हुए कहा। वही शुभार्थ ने स्पीड 2 गुनी कर ली। बेचारे को तो शर्म से बुरा हाल था। उसके कान में ज्वाला की हंसी पड़ रही थी। पूरी पागल है ये, और एक दिन मुझे भी कर देगी। शुभार्थ ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी ओर आर्या अभी भी सीढ़ियों पर जमी हुई खड़ी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी सर्वस्व लड़खड़ा गया, जिस पर आर्या खुद को रोक नहीं पाई और सर्वस्व के पास आ गई। उसने सर्वस्व के गिरने से पहले उसे थाम लिया। संभल कर जी, आर्या ने सर्वस्व को संभालते हुए कहा। सर्वस्व ने आधी खुली आंखों से उसे देखा। वो नशे में था, पर उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा था। वो कुछ पल आर्या को देखता रहा। उसके देखने से आर्या घबरा गई, पर अगले ही पल जल्दी से उससे दूर हट गया। सॉरी होम मिनिस्टर जी, सर्वस्व ने पीछे होते हुए कहा और फिर खुद को डांटने लगा। कुत्ते, कितनी बार समझाया है तुझे, कैटरपिलर को नहीं छूना, वो डर जाएगी। बेवकूफ। सर्वस्व ने खुद को एक थप्पड़ लगा लिया, जिस पर आर्या की आंखों में आंसू आ गए। आप ये क्या कर रहे हैं जी। मेरी कमजोरी की सजा खुद को क्यों। आपको मारना है तो मुझे मार लो, आर्या ने सर्वस्व का हाथ पकड़ते हुए कहा। सर्वस्व ने खुद को संभालते हुए आर्या की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें तो कभी गुस्से से देख भी नहीं सकता कैटरपिलर। तुम्हें मारने से पहले खुद को गोली मार लूं मैं। अपनी कैटरपिलर पर खरोंच भी नहीं आने दूंगा, चाहे खुद मर जाऊंगा। जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, आर्या ने जोर जोर से रोते हुए कहा। वहीं उसका रोना देख सर्वस्व घबरा गया। नहीं कैटरपिलर, रोना नहीं प्लीज, मैं पीछे जा रहा हूँ। आई विल नॉट टच यू, सर्वस्व ने लड़खड़ते कदमों से पीछे होते हुए कहा।
आर्या को सर्वस्व की ऐसी हालत देख और रोना आ गया। उसने आगे होकर सर्वस्व को कसकर हग कर लिया। वो सर्वस्व के दर्द को समझ रही थी। इतना तो आर्या नहीं घबराती होगी जितना अब सर्वस्व डरने लगा था उसे छूने से। मुझसे दूर मत जाइए जी, मुझे माफ कर दीजिए, आपकी इस हालत की वजह मैं हूं, आर्या ने रोते हुए कहा। नो कैटरपिलर, प्लीज डू नॉट क्राई। सर्वस्व ने उसके बाल सहलाते हुए कहा। तो वादा करो, आप ऐसे मरने की बात नहीं करोगे। आपके लिए करवा चौथ रखा है मैंने, आप ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो? आर्या ने शिकायत भरे लहजे में कहा। सॉरी होम मिनिस्टर जी, सर्वस्व ने मासूम सा चेहरा बनाते आपने कान पकड़े हुए कहा। आर्या के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसे तो इस वक्त सर्वस्व बहुत प्यारा लग रहा था। व्रत पूरा तभी होगा जब आपके साथ चांद की पूजा करूंगी, प्लीज मेरा व्रत खुलवा दीजिए, आर्या ने सर्वस्व को थामे हुए कहा। जी होम मिनिस्टर जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। कहाँ है व्रत, सामने लाओ उसे मेरे, अभी खोलता हूँ। मेरी बीवी ने बोल दिया तो चुपचाप खुल जाने का, वरना स्टेट से बाहर कर दूंगा, सर्वस्व ने लड़खड़ती जुबान से कहा। नशे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा था। वही आर्या को तो हंसी आ रही थी। आप मेरे साथ चलिए, आर्या ने प्यार से सर्वस्व के चेहरे को अपनी चुनरी से साफ करते हुए कहा। आर्या ने चांद की पूजा कर सर्वस्व के चेहरे को छन्नी में देख उसके हाथों से पानी पी व्रत खोल लिया। दुश्मनों ने सोचा था कि सर्वस्व नशे में आर्या को तंग करेगा और वो रोएगी, लेकिन यहाँ तो वो अपने पति की हरकतों पर हंसने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। सर्वस्व बेड पर आर्या के टेडी बेयर को लेकर बैठा था जो उसी ने उसे ला कर दिया था। साले, कभी कभी तो जी करता है तेरा खून कर दूं। मेरी बीवी छीन ली तूने मुझसे। मैंने तुझे उसका ध्यान रखने को कहा था, पर तू तो उसे अपनी बीवी मान के उसके साथ चिपक ही गया। साले, काट डालूंगा मेरी बीवी से दूर रहा कर। आर्या सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मेरी कैटरपिलर है, समझा? मेरी हाई लगेगी तुझे साले, मेरे सामने मेरी बीवी से चिपकता है तू, सर्वस्व ने टेडी बेयर को लगभग झंझोड़ते हुए कहा। आर्या तो साइड खड़ी सब देख मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। उसने आगे आकर टेडी बेयर सर्वस्व के हाथ से ले लिया और जब वापस मुड़ी तो सर्वस्व किसी मासूम बच्चे की तरह सर झुकाए बैठा था। आर्या ने उसका चेहरा हाथों में भरते हुए ऊपर कर कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हूं जी। सर्वस्व के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। आर्या ने उसके माथे को प्यार से चूम लिया, जिस पर सर्वस्व की स्माइल दोगुनी हो गई। अब आप सो जाओ, ओके? आर्या ने प्यार से सर्वस्व के चेहरे को सहलाते हुए कहा। ओके होम मिनिस्टर जी, सर्वस्व ने मासूमियत से कहा। वैसे तो वो रोज सोफे पर सोता था, पर आर्या ने सर्वस्व को बेड पर ही लिटा दिया। उसने उसके जूते निकाल दिए और उस पर चादर अच्छे से डाल दी। वो पीछे होने लगी कि तभी सर्वस्व ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लिया। आर्या बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी, पर सर्वस्व की गहरी आंखें मानो उसे खुद की ओर खींच रही थीं। वो फिर घबराहट छोड़ बस उसकी उन आंखों में खोई हुई उसे देखती रही। अगर वो हादसा ना हुआ होता तो शायद उसी दिन आपसे कह देता कि आई लव यू होम मिनिस्टर जी। आप चाहे छूने ना दो, पर हमेशा मेरे सामने रहना, सर्वस्व ने आर्या की आंखों में देखते हुए कहा, और उसी के साथ उसकी आंख से एक आंसू का कतरा बह निकला। उसके उस एक ही आंसू ने आर्या का दिल मानो चीर सा दिया था। सर्वस्व की आंखें भारी होती हुई बंद हो गई। आज उसका एक आंसू उसके प्यार के इकरार की सच्चाई साबित कर गया था। आर्या ने आगे झुककर सर्वस्व के सीने पर अपना सिर रख लिया। उस दिन अगर वो सब ना होता तो मैं भी आपसे कह देती, आई लव यू टू पति जी। आर्या ने भी धीमे से कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। वो भी उसी तरह उसके सीने से लगी हुई आज कितने दिनों बाद सुकून की नींद सो पाई। अगले दिन सर्वस्व की जब आंखें खुली तो वो बेड पर अकेला था। उसे ठीक से कल रात का कुछ याद नहीं था। वो जल्दी से बैठ गया और सर पकड़े हुए बोला, कल उसका व्रत था और मैं पता नहीं कब घर आया, पर मैंने तो ड्रिंक नहीं की थी, तो मुझे नशा कैसे हुआ? कल रात मुझसे कोई गलती ना हो गई हो बस। कैटरपिलर, आर्या कहाँ हो? सर्वस्व ने डर के मारे बेड से उतर चारों तरफ आर्या को ढूंढते हुए कहा। उसे कुछ याद नहीं था, जिस वजह से उसका दिमाग कई सारे सवालों से झूंझ रहा। कहीं उसने
आर्या को नशे में हर्ट तो नहीं किया, कहीं वो चली तो नहीं गई, क्योंकि वो उसे रूम में कहीं नहीं दिख रही थी। वो उसे ढूंढते हुए हाल में आ गया। आर्या, सर्वस्व ने जोर से डर लिए पूरी जान लगाकर आवाज लगाई। जी आई। किचन से आर्या की आवाज आई। सर्वस्व ने पलटकर देखा तो आर्या किचन से हाथ में एक ब्रेकफास्ट की प्लेट लिए आ रही थी। सर्वस्व को तो अब कहीं सांस आई थी। वो भागता हुआ उसके पास आ गया। सर्वस्व उसे हक करने ही वाला था कि रुक गया। आर्या उसके हाथों को देख रही थी जो कांपते हुए पीछे हो रहे थे। सर्वस्व के चेहरे का डर भी उसने पढ़ लिया था और अच्छे से जाती थी कि अभी वो उसे सीने से लगाना चाहता था। सॉरी, मुझे लगा तुम क्यों उठी, मैं बना लेता। सर्वस्व ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। अगले ही पल आर्या ने आगे आकर उसे कसकर हक कर लिया। सर्वस्व की तो एकदम से हवाइयां उड़ गई थीं। वही गांव में पंखुड़ी के चेहरे पर आज एक अलग सा नूर था। सुबह 4 बजे जब रुद्रम ने उसे छोड़ा, वो उसके साथ घर आ गई। रुद्रम ने उसके साथ पूरी तरह हद पार तो नहीं की, पर पूरी रात उसे छोड़ा भी नहीं। पंखुड़ी किचन में सबके लिए चाय बना रही थी। सब उठने वाले थे और वो जानती थी सुबह सबको उठते ही चाय चाहिए होगी। पंखुड़ी बेचारी का तो बदन अब दुखने लगा था। वो ठीक से चल या बैठ नहीं पा रही थी। अभी कोई उठा नहीं है, थोड़ा तेल लगा लेती हूँ, वरना ताई माँ को शक हो जाएगा। इनकी वजह से तो आज चल भी नहीं पा रही। पंखुड़ी ने सिसकी लेते हुए सोचा। वो कटोरी में तेल ले मुड़ी ही थी कि सामने रुद्रम खड़ा था। दर्द हो रहा है फुलझड़ी? रुद्रम ने पंखुड़ी की कमर से उसे करीब खींचते हुए बोला। पंखुड़ी की गाल लाल हो गए, उसे शर्म आ रही थी। उसने रुद्रम से आई कांटेक्ट अवॉइड करते हुए इशारों में कहा, कोई आ जाएगा, आप जाइए। रुद्रम ने उल्टा उसे और पास करते हुए कहा, मेरे खिलाए भाग के लड्डू इन सबको दोपहर से पहले नहीं उठने देंगे। पंखुड़ी की आंखें बड़ी हो गई। ऐसे मत देखो, वैसा कौन सा उठ के इन धरती के बाजों ने कोई ढंग का काम करना है। उठ के बस सताते हैं तुम्हें, सोने दो। तुम चलो, मैं तुम्हें तेल लगा देता हूँ। दर्द मैंने दिया है तो मलहम भी मैं लगाऊंगा। रुद्रम ने एकदम से पंखुड़ी को बाहों में उठाते हुए कहा। पंखुड़ी बेचारी की सांसें तो गले में अटकी हुई थीं। रात की याद आते ही उसे कितनी शर्म आ रही थी, और अभी तो दिन की रोशनी में रुद्रम उसे देखेगा, ये सोच तो उसकी जान निकल रही थी। उसने हाथ पांव मारते हुए इशारा किया, नहीं, मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद कर लूंगी। पर रुद्रम कहाँ सुनने वाला था। उसने पंखुड़ी को अपने कमरे में लाकर बेड पर लिटा दिया और खुद उसकी टांगों और आकर बैठ गया। पंखुड़ी उठने लगी तो रुद्रम ने उसके घुटने पर हाथ रखते हुए कहा, अगर 1 इंच भी हिली ना फुलझड़ी तो जो कल छोड़ा था अभी करूंगा। पंखुड़ी जल्दी से नामे सर ले आते लेट गई। रुद्रम के चेहरे पर स्माइल आ गई। कमेंट्स 20 से ज्यादा हुए तो अगला चैप्टर भी आज ही आ जाएगा। पंखुड़ी ने थोड़ा मुंह बना इशारों में कहा, आप बहुत बेशर्म हो, मैं खुद कर लूंगी। आपको खेत जाना होगा ना, चलिए मैं आपको चाय दे देती हूँ। पंखुड़ी बेड से उतरने लगी कि रुद्रम ने उसे फिर बेड पर खींच लिया और उसके ऊपर आ गया। पंखुड़ी की आंखें उल्लू जितनी बड़ी हो गई थी। रुद्रम के चेहरे पर बड़ा बड़ा लिख था, इस ठरकुले लड़के के इरादे सही नहीं थे। वही पंखुड़ी की सांसें तो उसके गले में अटक गई थी। उसने रुद्रम को हल्का पीछे करने की कोशिश करते हुए इशारा किया, आप पीछे हटिए, कोई आ जाएगा। रुद्रम ने पंखुड़ी के हाथ पकड़ बेड से लगाते हुए कहा, तुम टेंशन ना लो, मैंने कहा ना, सब के सब भांग के लड्डू खाकर टूट पड़े होंगे, कोई नहीं उठेगा दोपहर तक। और देखो, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता क्या? कहाँ मैं दुबला पतला सा और कहाँ वो बड़े बड़े मोटे भैंसे। मैं कैसे संभालूंगा उन्हें? उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है ना। दिन भर तुम्हारे वो ताया जी मुझसे गधे की तरह काम करते हैं, बहुत थक जाता हूँ पता है। रुद्रम ने मासूम बच्चे की तरह शिकायत कर रहा था और पंखुड़ी सुन रही थी। सच तो ये था कि उसे रुद्रम की हमेशा बहुत फिक्र होती थी, क्योंकि वो उसका रहन सहन देख चुकी थी और यहाँ आकर उसके साथ क्या सुलूक होता था उसे अच्छा नहीं लगता था। पंखुड़ी ने उसकी आंखों में देखते हुए इशारे से कहा, तो क्यों कर रहे हो ये सब आप? आपको क्या पता मुझे कितना बुरा लगता है? आप महलों के राजा हो मालिक, और मुझ जैसी नौकरानी के लिए यहाँ आकर ऐसी जिंदगी जी रहे हो। मुझे तो लगता है
भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। पंखुड़ी की आंखों में आंसू आ गए थे। रुद्रम से उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, इसलिए वो उसे हंसाने के लिए बोला, अरे रोज रात को तुम जैसी हसीन अप्सरा मेरी बाहों में हो तो मैं यहाँ पूरी उम्र भी बसने के लिए भी तैयार हूँ। तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ फुलझड़ी, बस तुम्हारी दूरी से ज्यादा अब कुछ दर्दनाक नहीं मेरे लिए। वही पंखुड़ी तो शर्म से लाल हो गई थी। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए मुंह छुपा लिया। तभी रुद्रम ने उसके हाथों पर बारी बारी से किस करते हुए कहा, अरे मेरी जान तो शर्मा गई, इतना शर्माओगी तो हम बच्चे पैदा कैसे करेंगे? मुझे भी तो मेरी क्रिकेट टीम चाहिए। पंखुड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना चेहरा हाथों में छुपाए रखा। रुद्रम ने फिर एक शरारती मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और फिर झुककर उसके सीने पर किस कर लिया। दूसरी ओर सर्वस्व को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आर्या खुद उसे हक करके खड़ी थी। उस बेचारे के तो चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ था। आर्या ने हल्का सा अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, आप मुझे हक बैक क्यों नहीं कर रहे हो? वही सर्विस ने अपना सर झटकते हुए जल्दी से उस पर अपनी बाहें लपेट लीं। कुछ नहीं, वो बस। वैसे तुम ठीक हो ना? कैटरपिलर सर्वस्व ने आर्या की तरफ देखते हुए पूछा। पहले नहीं थी जी, पर अब बिल्कुल ठीक हूँ, आर्या ने एक स्माइल के साथ कहा और सर्वस्व के सीने पर अपना सर टिका दिया। सर्वस्व ने अपनी बाहें आर्या पर और ज्यादा कस ली। आज कितने दिनों बाद उसने अपनी कैटरपिलर को इस तरह करीब थामा था। वो तो इतना ज्यादा खुश हो रहा था कि उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। आज मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है जी, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, आर्या ने सर्वस्व से थोड़ा अलग होते हुए कहा। लेकिन उसके चेहरे की तरफ देखते ही आर्या थोड़ा परेशान हो गई। क्या हो गया जी, आपकी आंखों में आंसू? आर्या ने सर्वस्व की आंखों से बहता हुआ आंसू देखे हुए पूछा। सर्वस्व ने एक मुस्कुराहट के साथ नाम में गर्दन हिला दी और आर्या के माथे को चूम लिया। आर्या उसके दिल की बात अच्छे से जानती थी। उसने फिर सर्वस्व के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसे थोड़ा नीचे किया और उसके होंठों पर अपने होंठ हल्के से छुआ दिए। थैंक यू पति जी, मेरे मुश्किल वक्त में मेरा इतना साथ देने के लिए। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। आप सच में बहुत अच्छे हो जी, आर्या ने सर्वस्व की आंखों में देखते हुए कहा। सर्वस्व ने एक मुस्कुराहट के साथ उसके माथे से अपना माथा लगाते हुए पूछा, सच्ची? आर्या ने एक स्माइल के साथ हाँ में सर हिला दिया। सर्वस्व के चेहरे पर भी उसकी स्माइल देख स्माइल आ गई। सर्वस्व ने आर्या की कमर से उसे और करीब खींचते हुए उसकी नाक से अपनी नाक सहलाते हुए कहा, होम मिनिस्टर जी, एक किस कर लूं आपको प्लीज? आर्या के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। सर्वस्व ने भी झुककर आर्या के होठों को अपने होठों में भर लिया और उसे बेहद प्यार से किस करने लगा। दोनों अपनी ही दुनिया में खो गए थे। सर्वस्व ने आर्या को हल्का उठाकर डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया और उसकी कमर पर अपनी बाजू लपेटे हुए बड़े झुन्नू से उसे किस करने लगा। वो तो मानो पिछले एक हफ्ते की कसर आज ही निकल रहा था। वो छोटी सी किस 20 मिनट तक खींचती चली गई, पर सर्वस्व आर्या कोई छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस बेचारी का तो शर्म से बुरा हाल था, क्योंकि आज सर्वस्व उसे नॉर्मली नहीं बल्कि फ्रेंच किस कर रहा था और उसके हाथ आर्या की बैक पर हर जगह चल रहे थे। वो दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे कि तभी उनके कान में एक जोरदार आवाज पड़ी, भैया। वही वो आवाज सुनकर सर्वस्व और आर्या एकदम से अलग हो गए। उन्होंने गर्दन घुमाकर देखा तो सामने अधिराज और विराज थे, जो अब उन्हें ना देखने का ड्रामा कर रहे थे। देख तो उन्हें लिया था उन दोनों ने, पर अब उन्हें टोटली मिस्टर इंडिया कंसाइडर कर यहाँ वहाँ गर्दन करते हुए भा भैया चिल्ला रहे थे। फिर अचानक वो एकदम से पलटकर दरवाजे से बाहर भाग गए। बाप रे, आते ही क्या देखना पड़ रहा है? नेताजी तो सुबह सुबह ही इमरान हाशमी हो रहे हैं। अधिराज ने विराज की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, तो हम लोग रांडवा मर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी लोगों की सुबह भी हमारे जैसे जिम में होती होगी, विराज ने बोला। तभी वो दोनों सर्वज्ञ और चांदनी से टकरा गए, जो गाड़ी से उतर कर आ रहे थे।
इन दो लंगूरों को ज्यादा एक्साइटमेंट थी, इसलिए सीधा उछलते हुए अंदर आ गए। सर्वज्ञ चांदनी को आज यहाँ लेकर आया था क्योंकि चांदनी का अपने बहू और बेटे के बिना दिल नहीं लग रहा था। वो सरप्राइज भी देना चाहते थे, हालांकि सरप्राइज तो विराज और अधिराज को मिल गया था। चांदनी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम दोनों तो अंदर गए थे ना, ऐसे बाहर क्यों आ गए? अधिराज ने बिना सोचे समझे बोल दिया, वो भैया भाभी को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर। छे मेरा मतलब है उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना ही तो खा रहा था, तुम दोनों को खाने की बात थोड़ी ना कर दी थी उसने, जो ऐसे भागते हुए बाहर आए हो। चलो अंदर। सर्वज्ञ ने विराज और अधिराज की तरफ देखते हुए कहा और उनके साथ अंदर चला गया। वहीं जब वो लोग अंदर पहुंचे तो आर्या की लाल शक्ल देखकर अब चांदनी और सर्वस्व को भी सब समझ आ गया था। अपने मॉम डैड को देखकर सर्वस्व को भी काफी खुशी हो रही थी। वो भी आर्या के साथ उनके पास आ गया। उसने पहले सर्वज्ञ को हक किया और फिर चांदनी के गले लग गया। चांदनी ने उसके पीठ पर हल्का मारते हुए कहा, क्या गंदे बच्चों की तरह घूम रहा है तू, अभी नहाया भी नहीं तू, चल मुंह दो गंदा बच्चा। चांदनी ने टिपिकल इंडियन माँ वाले अवतार में आते हुए कहा। अब देखना होगी नेताजी की वीडियो वायरल। बाहर सूट बूट में घूमने वाले नेताजी घर पर कैसे गंदे बच्चे बनकर घूमते हैं। विराज ने सर्वस्व की वीडियो निकाले हुए कहा। सर्वज्ञा ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, बेटा अगर ऐसा हुआ ना तो अगले दिन न्यूज़पेपर में तेरी नंगी फोटो छपेगी, समझा? कोई बात नहीं भैया, मैं तो वैसे भी बहुत होता हूँ लड़कियां और ज्यादा फिदा हो जाएगी, लेकिन आपका क्या बनेगा? विराज ने सर्वस्व को छेड़ते हुए कहा। अच्छा बेटा रुक, अभी तेरा तो मैं किमा बनाता हूँ, मेरा तो बाद में सोचेंगे क्या बनेगा, सर्वस्व ने विराज के पीछे भागते हुए कहा। चांदनी अपने सर पर हाथ रख बोली, पता नहीं क्या होगा इनका। वो फिर आर्या की तरफ मुड़ गई। वहां सभी लोग फिर हंसी खुशी टाइम स्पेंड करने लगी। दूसरी तरफ ज्वाला की कार राजावत मेंशन के बाहर आकर रुकी। वो इस वक्त काफी नर्वस लग रही थी। बात ये नहीं थी कि उसे अपने और शुभार्थ के बारे में बताने में कोई प्रॉब्लम थी। असल बात ये थी कि वो घर में ये बताने जा रही थी कि उस जैसी ज्वालामुखी भी किसी से प्यार कर बैठी थी, जो सुनकर घर में जरूर सबको सदमा लगने वाला था। अगर आप नर्वस है तो आज रहने देते हैं, शुभार्थ ने ज्वाला की तरफ देखते हुए कहा। वही ज्वाला एकदम से चढ़कर उसकी तरफ देखकर बोली, तुम तो रहने ही दो, खुद तो तुमसे कुछ होता नहीं है और जो करने जा रहा है उसे तुम करने नहीं देते हो। तुम्हें पता है कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम एक नंबर के वो हो। क्या? शुभार्थ ने बड़ी बड़ी आंखों से पूछा। प्रिंसेस हो तुम, समझे? प्यार का इकरार मैं पहले करूं, तुम्हें किस मैं पहले करूं, तुम्हारे पीछे मैं भागूं, समझ नहीं आता मुझे लड़की मैं हूं या तुम हो, प्रिंसेस कहीं के, ज्वाला ने शुभार्थ पर चढ़ते हुए कहा। ज्वाला फिर शुभार्थ को लेकर अंदर आ गई। उसने देखा तो शिवम और शिवानी पहले ही वहां पर मौजूद थे। इस वक्त वहां का माहौल काफी अच्छा लग रहा था। सब लोग हंसी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे थे और टेबल पर लड्डू की प्लेट पड़ी हुई थी। ज्वाला ने अंदर आते हुए कहा, मॉम डैड आप लोग आ रहे हो, आपने मुझे बताया नहीं, और किस खुशी के लड्डू बांट रहे हैं आप लोग। वही ज्वाला को देखकर सभी लोग खुश हो गए। आ गई मेरी राजकुमारी, आ दादी के पास आकर बैठ, तू भी आ बैठ, दादी माँ ने ज्वाला और फिर शुभार्थ की तरफ देखते हुए कहा। ज्वाला फिर सीधा दादी के पास चली गई और उनके पास आकर बैठ गई। शुभार्थ ने आगे जाकर दादी के पैर छुए। दादी ने फिर सामने रखी प्लेट में से लड्डू उठाकर ज्वाला के मुंह में डाल दिया। ज्वाला हैरानी से लड्डू खाते हुए दादी की तरफ देखने लगी। उसने लड्डू का बाइट लेते हुए कहा, अरे बताइए तो सही, क्या बात है? ज्वाला ने हैरानी से पूछा। तभी शिवानी उठकर ज्वाला के पास आकर बैठ गई और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हारे लिए लड़का पसंद किया है तुम्हारे पापा ने। वही ये सुन ज्वाला और शुभार्थ दोनों जम सा गए। दूसरी ओर अक्ष आरजू को लेकर कहीं आया था। अक्ष और कितना चलना पड़ेगा, हम अभी पहुंचे नहीं क्या? आरजू ने अक्ष से पूछा, जो उसकी आंखों पर पट्टी बांधे उसे आगे ला रहा था। बस पहुंच गए, अक्ष ने आरजू की आंखों से हाथ हटाते हुए कहा। सामने का नजारा देख उसकी आंखें चमक उठी थीं। सामने एक खूबसूरत सी झील थी
जिसमें अनगिनत कमल के फूल थे। उन पर उड़ते जुगनू उस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। ये तो बहुत सुंदर है, आरजू ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। वो गोल गोल घूमते हुए आस पास देख रही थी। जमीन पर भी खूबसूरत घास और छोटे छोटे फूल थे। वो एक हिली एरिया था। वो जगह बेहद खूबसूरत और शांत थी। तभी घूमते हुए उसके कदम रुक गए। उसकी गालें लाल पड़ गई। तभी अचानक से अक्ष ने उसे बाहों में ले लिया। क्या हुआ छुई मुई? अक्ष ने सब जान के अनजान बनते हुए कहा। सामने जमीन पर एक वाइट कलर का बिस्तर सजा हुआ था, जिसके आसपास गुलाब की पंखुड़ियां सजी हुई थीं। आज तुम्हें पूरी तरह अपना बनना है छुई मुई। अक्ष ने आयजू के पेट पर हाथ स्लाइड करते हुए उसकी गर्दन को चूमते हुए कहा। वहीं आरजू की सांसें थम गई। आरजू को तो आगे का सोचकर शर्म आ रही थी। उसने एकदम से अक्ष को धक्का दे दिया और भागने लगी। अक्ष के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई और उसने आरजू के पीछे आते हुए कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया बीवी, मुझसे मेरा सुकून छीनकर। इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। पहले पकड़ तो लो पतिदेव, उसके बाद पनिशमेंट के बारे में सोचना। आरजू ने अक्ष की तरफ मुड़ उसे जीव दिखाकर छड़ाते हुए कहा और फिर से भागने लगी। अच्छा जी, अक्ष सिंह राजावत को दिया चैलेंज, तुम पर ही भारी पड़ने वाला है बीवी। अक्ष ने आरजू की तरफ देखते हुए कहा और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ली। उसने तो बिना किसी स्ट्रगल के ही आरजू को पकड़कर हवा में गोल गोल घुमा दिया। उन दोनों की हंसी उस पूरी जगह में गूंज रही थी। लो, पकड़ लिया तुम्हें, अब पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ जान। अक्ष ने आरजू की गर्दन पर किस करते हुए कहा। आरजू की पीठ इस वक्त अक्ष के सीने से लगी हुई थी और अक्ष ने अपने हाथ उसकी कमर पर लपेटे हुए उसे हल्का उठाया हुआ था। वो उसे उसी तरह पकड़े हुए आगे झील की तरफ चला गया, जो देखकर आरजू की आंखें बड़ी हो गईं। अक्ष, आप क्या कर रहे हो? आरजू ने घबराते हुए अक्ष से पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा उसके साथ झील में उतर आया। अक्ष, मुझे पानी से डर लगता है, प्लीज बाहर चलिए। आरजू ने अक्ष की बाहों पर अपनी पकड़ कसते हुए डर भरी आवाज में कहा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है छुई मुई, बस मुझ पर ध्यान दो। अक्ष ने आरजू की गर्दन पर होंठ छालाते हुए कहा। वो झील इतनी गहरी नहीं थी। अक्ष उसके साथ झील के बीच आकर खड़ा हो गया था। उन दोनों के सीने तक ही पानी पहुंच रहा था। आरजू तो बिल्कुल अक्ष से ही चिपकी हुई खड़ी थी। उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अक्ष अपना हाथ उसके पेट पर स्लाइड करने लगा। अक्ष कुछ पल बाद उसे झील से बाहर ले आया और पास ही बिछाए हुए बिस्तर पर लेटा दिया। अक्ष के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। आरजू ने फिर हिम्मत करके पलकें उठा। अक्षय के चेहरे पर अपने हाथ लाते हुए